लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट के एंजाइम्स के बारे में, यानी हार्ट रिलेटेड ब्लड टेस्ट के बारे में। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक का डाउट होता है, यानी सीवियर चेस्ट पेन होता है, वहाँ पे हम हार्ट का एंजाइम्स करते हैं। बेसिकली ये दो तरह के एंजाइम ज़्यादातर हम करते हैं, एक सीकेएमबी यानी क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल फ्रैक्शन, और एक ट्रोपोनिन करके। ये दो एंजाइम जो है जो नॉर्मल ब्लड में नहीं रहते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ही ये ब्लड में पॉजिटिव आता है। तो इस टेस्ट को हम हार्ट अटैक है या नहीं कंफर्म करने के लिए करते हैं। ये टेस्ट का में कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है और अगर चेस्ट पेन को 1 या 2 घंटे ही हुआ है तो ये टेस्ट का प्रेडिक्टिव वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली ये एंजाइम को ब्लड में निकलने के लिए कम से कम 4 घंटे का टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे के बाद ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो जैसे ही पेशेंट आया और अगर उसको 1-2 घंटे से अगर पेन हो रहा है तो उस पे का अगर हम ट्रोपोनिन टेस्ट वगैरह करते हैं तो रिपोर्ट गलत आने का चांस है। वैसे केस में हमको ट्रोपोनिन टेस्ट कुछ घंटे के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि पहला ट्रोपोनिन नेगेटिव आता है और सेकंड ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है। वैसा होता है क्योंकि जो टिश्यू का डैमेज है उसके बाद ये ट्रोपोनिन लेवल्स को या ये सीकेएमबी फ्रैक्शन को ब्लड में निकलने में कुछ घंटे का टाइम लगता है। ट्रोपोनिन का पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑलमोस्ट 95 to 99% श्योर होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, और उसके बाद फर्दर हमें एंजियोग्राफी करके उसको कंफर्म करना पड़ता है। पर इसमें एक चीज़ है कि कई बार ट्रोपोनिन बहुत लो टाइटर्स में यानी बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव होता है, तो वैसे केस में फॉल्स पॉजिटिव थोड़ा हो सकता है। जिस किसी को हार्ट का अगर इन्फेक्शन हो या किडनी का प्रॉब्लम हो उसमें थोड़ा बहुत टाइटर्स ट्रोपोनिन का पॉजिटिव आ सकता है। पर अगर हाई ट्रोपोनिन पॉजिटिव है यानी उसके टाइटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक को कंफर्म करता है। वैसे लोगों में ज़्यादातर हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि कोई हार्ट अटैक है या नहीं। ब्लड सैंपल्स वगैरह जो है, जो पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसी टाइम पे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना चाहिए, और उसके बाद अगर एडमिशन सैंपल्स अगर नॉर्मल आए तो उसके बाद उसका रिपीट सैंपल हम 4 से 6 घंटे के बाद एक और सैंपल ले सकते हैं। कई बार क्या होता है जब पेशेंट हार्ट अटैक के बाद तुरंत आता है तो ब्लड लेवल्स ट्रोपोनिन का पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि वो एंजाइम को ब्लड में रिलीज होने में 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है, तो सेकेंड सैंपल पॉजिटिव आता है। कई बार ऐसे पेशेंट में हमें सीरियल टाइटर्स भी करने पड़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम 6 घंटे के बाद एक सैंपल लेते हैं, उसके बाद 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद एक और सैंपल लेते हैं, और उसमें ट्रोपोनिन बढ़ रहा है कि घट रहा है उसका ट्रेंड को देखते हैं। ऐसे केसेस में हार्ट अटैक से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है या नहीं उसको असेस किया जा सकता है। और अगर ट्रोपोनिन का टाइटर्स मल्टीपल टेस्ट में बढ़ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट का हार्ट अटैक बढ़ा है और उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल सैंपल्स लेने को सीरियल टाइटर एवैल्यूएशन बोलते हैं। कई बार पेशेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीपल सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट लगभग 800-1000 रुपये जैसा होता है, तो 3-4 बार सैंपल लेने से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि मल्टीपल सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं। पर इसमें ये भी रिपोर्ट लगभग वैसे ही है जैसा कि ईसीजी इको होता है, और उसमें मल्टीपल बार सैंपल करने से हर बार की वैल्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से हमें रिपोर्ट को एनालाइज और असेस करने में थोड़ा सा मदद मिलती है। यूजली ये जो ट्रोपोनिन का वैल्यूज़ है वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। ये फॉल्स पॉजिटिव जो ट्रोपोनिन है वो कभी कभार अगर पेशेंट को हार्ट का कोई इन्फेक्शन हो जिसे को मायोकार्डाइटिस बोलते हैं तो आ सकता है, या किसी को अगर किडनी का तकलीफ हो, किडनी का फेलियर हो तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। पर ऐसे फॉल्स पॉजिटिव जो आता है ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में जब भी आता है तो उनका वैल्यू जो है जिसको टाइटर लेवल बोलते हैं वो काफ़ी कम रहता है, यानी जो कट ऑफ वैल्यूज़ है उससे थोड़ा सा ही वैल्यू ज़्यादा रहता है, यानी लो टाइटर पॉजिटिव रहता है। पर अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यानी कि बहुत हाई पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा टाइटर्स अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हार्ट के मसल को हुआ है, और ऐसे केसेस में ज़्यादातर केस में हम लोग को एंजियोग्राफी करके रीअसेस करना पड़ता है। जो सीकेएमबी है उसमें फॉल्स पॉजिटिविटी का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बॉडी की काफ़ी मसल्स में होता है। तो अगर पेशेंट को मसल का कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी इंजरी हो या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी बीमारियों में ये सीकेएमबी पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए सीकेएमबी का वैल्यू कंपेरेटिवली ट्रोपोनिन से काफ़ी कम होता है। अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसकी बेसिस पे डिसीजन ज़्यादा अच्छे से लिया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू सीकेएमबी के वैल्यूज़ के हिसाब से। हालांकि जब भी पेशेंट आता है तो हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ कराते हैं, पर वैल्यू ज़्यादा ट्रोपोनिन की होती है। सीकेएमबी की वैल्यू एक्चुअल में वहाँ होती है जहाँ पेशेंट हार्ट अटैक के 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाता है। तो वैसे केसेस में क्योंकि सीकेएमबी ब्लड में जल्दी रिलीज़ हो जाता है तो उस पेशेंट में सीकेएमबी के पॉजिटिव आने का चांस ज़्यादा होता है। ट्रोपोनिन की वैल्यूज़ जो है ब्लड में 4 से 6 घंटे के बाद पॉजिटिव आती है, पर वो चलती लंबे टाइम तक है। ट्रोपोनिन की वैल्यू ज़्यादातर 14 से 21 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो अगर हार्ट अटैक होने के 10 दिन या 5 दिन के बाद भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि 10 दिन पहले मुझे चेस्ट पेन था, तो भी हम ट्रोपोनिन वैल्यू से असेस कर सकते हैं कि उस दिन जो चेस्ट पेन था वो हार्ट अटैक था कि नहीं। जबकि सीकेएमबी का जो वैल्यूज़ है वो 2 से 3 दिन में कम हो जाता है। तो सीकेएमबी वैल्यू अगर 5-7 दिन के बाद अगर पेन के बाद पेशेंट आता है तो उसका वैल्यूज़ नॉर्मल आ सकता है।
ऐसा पेशेंट अगर ये बोलता है कि मुझे बार बार पेन हो रहा है, या लास्ट टाइम जो हार्ट अटैक आया था उसके बाद दोबारा पेन आया है, वो भी हार्ट अटैक है कि नहीं, या स्टेंट में कोई क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं हुई है, जिसको रीइन्फेक्शन बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में CK-MB का वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो है वो लास्ट वाले हार्ट अटैक से भी कंटिन्यूस पॉजिटिव आ सकता है। तो वैसे केसेस में हम CK-MB को असेस करके ये देख सकते हैं कि ये बीच वाले पीरियड में फ्रेश हार्ट अटैक तो नहीं आया, यानी रीइन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या स्टेंट में कोई क्लॉटिंग तो नहीं हुई है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे केस में ट्रोपोनिन को हम टाइटर्स से असेसमेंट कर सकते हैं कि वो टाइटर्स पहले से अगर बढ़ गया है, पहले अगर 20,000 था और अभी 40,000 हो गया, तो इसका मतलब वो फ्रेश हार्ट अटैक आया है, यानी पेशेंट को स्टेंट में या नली में वापस से कोई दोबारा अटैक आया है। तो इससे हम रीइन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को इन एंजाइम के माध्यम से असेस कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी पेशेंट हमारे पास अर्ली फेजेस में आता है तो ये ट्रोपोनिन वैल्यूज़ को हम असेस करके उसका हार्ट अटैक है या नहीं वो असेस करते हैं। ये रिपोर्ट्स का पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा होता है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम होता है। यानी कि अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो ऑलमोस्ट 95 to 99% श्योर होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। लेकिन अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल आता है तो ज़्यादातर माइनर हार्ट अटैक्स में या कई बार बड़े हार्ट अटैक्स में भी ट्रोपोनिन वैल्यूज़ थोड़ा नॉर्मल आ सकता है। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रोपोनिन का कम है, या अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल आता है तो उसकी वैल्यू असेसमेंट में काफ़ी कम है, पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका असेसमेंट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। CK-MB की भी वैसी सिचुएशन है, उसमें भी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उसकी भी कम है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स में एक और असेसमेंट ब्लड का करते हैं जिसको डी डाइमर वैल्यूज़ बोलते हैं। ये डी डाइमर जो है जब लंग्स की नली में अगर किसी को क्लॉट आता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ये बीमारी में डी डाइमर को असेसमेंट करते हैं। अगर डी डाइमर रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो एम्बोलिज्म की बीमारी को कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 98% नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इसकी होती है। हालांकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि डी डाइमर कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और हाई टाइटर्स में पॉजिटिव आती है तो CT एंजियोग्राफी करके हमको पेशेंट को एम्बोलिज्म है कि नहीं वो कंफर्म करना पड़ता है। पर अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो वैसे केसेस में ऑलमोस्ट 95 to 98% श्योर है कि पेशेंट को एम्बोलिज्म नहीं है, तो हम उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट ना भी करें तो चलता है। इसके अलावा ब्लड का एक और टेस्ट है NT-proBNP करके, ये हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। कई बार अगर पेशेंट को ऐसा होता है कि हार्ट अटैक लंग्स की वजह से सांस फूल रही है कि हार्ट की वजह से सांस फूल रही है, ये डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रहा है, और ECG इको के पैरामीटर्स भी काफ़ी डाउटफुल आ रहे हैं, तो वैसे केसेस में ये ब्लड का टेस्ट होता है जिसका वैल्यू अगर हाई आता है तो वो हार्ट फेलियर को सजेस्ट करता है, अगर लो आता है तो लंग्स के बीमारी की तरफ ज़्यादा पॉइंट आउट करता है। तो ये टेस्ट को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को सांस फूलने की प्रॉब्लम है, लेकिन ECG इको या बाकी कोई भी टेस्ट से क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये सांस का प्रॉब्लम हार्ट की वजह से कि लंग्स की वजह से। तो NT-proBNP करके जो ये टेस्ट है उसके टाइटर्स के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं कि ये बीमारी कहाँ पे हो रही है, और हार्ट का बीमारी होने का चांस ज़्यादा है कि लंग्स की बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। और इसके भी सीरियल वैल्यूज़ को असेस करके हम पेशेंट की लॉन्ग टर्म कंडीशन को असेस कर सकते हैं कि उसका हार्ट फेलियर ठीक हो रहा है कि नहीं दवा से, वो भी हम इस NT-proBNP के माध्यम से असेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में हार्ट की जो सीरियल टेस्ट या रूटीन ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं, जो फॉलोअप में पोस्ट प्लास्टिक पेशेंट्स में या रूटीन पेशेंट्स में हम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ब्लड शुगर लेवल्स है। इसमें खाली पेट और भरा पेट दोनों का ब्लड शुगर लेवल असेस करना चाहिए। HbA1c जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर वैल्यूज़ होता है, जो कि हर 3 महीने में हमें रिपीट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल्स कैसा चल रहा है। इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यूज़ होता है जो कि किडनी के टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि हार्ट की दवाइयों से किडनी पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और दूसरा किडनी का फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हार्ट की बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा, दवाओं का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, वो देखने के लिए करते हैं। सोडियम पोटेशियम वैल्यूज़ देखते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसमें पोटेशियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्ट की दवाइयों से कई बार पोटेशियम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आने से तुरंत पेशेंट को खतरा हो सकता है। अगर पोटेशियम वैल्यू ज़रा भी कम हो जाए तो हार्ट को बंद कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो भी हार्ट को बंद कर सकता है। किडनी पेशेंट में पोटेशियम वैल्यूज़ को असेस करने का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, तो ऐसे पेशेंट में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा साल में एटलीस्ट एक बार हमें लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का टेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों में शुगर वैल्यूज़ बार बार फ्लक्चुएट हो रही हैं या बार बार कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही है और दवा का डोज चेंज किया जा रहा है, उस पेशेंट्स में हमें ये पैरामीटर्स को हर 2 से 3 महीने में भी चेक करना चाहिए। अदरवाइज लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार भी अगर असेस करें तो दवा का डोज टाइट्रेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।